शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विभिन्न स्टेप के बारे में। क्लियर है ना कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल यूज होते हैं इसके बारे में तो जान लिए थे हम लोग। ठीक है, मेनली हम लोग क्या बोले थे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रहता है, उसमें यूज होता है सबसे पहले किसका, एंजाइम का। किसका यूज होता है, एंजाइम का। फिर दूसरा यूज किसका होता है बोला हूं मैं, वेक्टर का। किसका, वेक्टर का, वाहक का। फिर तीसरा यूज होता है किसका, होस्ट का। किसका, होस्ट का। एक बार फिर से बेसिक से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे इसी में। ठीक है ना, मैं क्या बोला था कि मान लो मेरे को कौन सा हार्मोन बनाना है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करना है। मैं पूरा चैप्टर में इंसुलिन हार्मोन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पेपर में इंसुलिन हार्मोन ही आता है। ठीक है ना, कई बार इंसुलिन हार्मोन का उदाहरण देने के लिए बोल देते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में क्या है, ये डीएनए है। ठीक है ना, ये कोई मनुष्य है, मनुष्य का कोशिका है, मनुष्य के कोशिका में ये है तुम्हारा डीएनए, और डीएनए का ये जीन है। ये जो जीन है वो किसका निर्माण करता है बोल रहा हूँ मैं, इंसुलिन हार्मोन का। किसका निर्माण करता है, इंसुलिन हार्मोन का। यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में क्या उपस्थित है, प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया से निकालेंगे किसको, प्लाज्मिड को, और इससे निकालेंगे किसको, वांछित जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकाल लिए। निकालने के बाद दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको काट करके निकाले। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास कट करेंगे, और कट करके लाइगेज एंजाइम की मदद से वांछित जीन को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब ये जो जीन है, इस जीन को, ठीक है ना, जिस गाड़ी के ऊपर बैठाया जाएगा और पोषक में क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। पोषक में क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाहक। क्या बोलते हैं, वाहक। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया था। वाहक का पूरा गुण बता दिया था। वाहक में एक ORI होना चाहिए। ठीक है, वाहक में क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, उसमें क्लोनिंग साइट होना चाहिए। फिर मैं तुम लोग को उदाहरण दिया था किसका, PBr322 का। ठीक है, प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिज, जिसने 322वें नंबर के प्रयोग में इसको क्या किया था, निष्कर्ष किया था। उसके बाद मैं बताया था टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होता है और एक एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन होता है उसके स्ट्रक्चर में। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में BAM1 और SAL1 ये दोनों होता है करके बोले थे। और जो टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन रहता था उसमें क्लोनिंग साइट कितना होता था, 2। कौन कौन सा था, PST सेकेंड था क्या, और PVU था। ठीक है ना, ये दोनों था। और उसके अलावा और कितना ठोक था, 4। टोटल कितना क्लोनिंग साइट है, 8। लेकिन जो सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर रहता है क्लोनिंग साइट, वो हमारे काम का है। इसके बारे में बात की थी, कंप्लीट हो गया था ये। ठीक है, पूरा वाहक वाला गुण खत्म। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाहक है, ये हमारा वाहक है। इसके ऊपर आकर के कौन जुड़ गया है, जीन जुड़ गया है। कौन जुड़ गया है, जीन। अब इसको क्या करना है, इस पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना है। इस पोषक कोशिका में जब ये स्थानांतरित हो जाएगा, इसमें जब ये स्थानांतरित हो जाएगा तो ये अपना क्या करेगा, गुणन करेगा। क्या करेगा, गुणन करेगा। और एक से कितना बनेगा, 2। एक से कितना बनेगा, 2। अच्छा, इस पोषक कोशिका का भी गुण होता है कि ये भी क्या करेगा, गुणन करेगा। क्या करेगा, गुणन। तो ये 2 ठोक है, तो ये 2 ठोक से फिर कितना बन जाएगा, 4। इसमें भी कितना बन जाएगा, 4। फिर ये भी ध्यान से समझना, पोषक कोशिका भी अपना गुणन करेगा और इसके अंदर जो वेक्टर है वो भी अपना क्या करते जाएगा, गुणन करते जाएगा। और हमको ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों को मेनली पढ़ना है किसके बारे में, हम लोग तो टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले टूल्स। तो पहला टूल से तो हो गया था आपका क्या, एंजाइम, जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एंजाइम पढ़े, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। उसके अलावा कौन सा एंजाइम जरूरी था, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। क्लियर है कि नहीं, ये दोनों एंजाइम सबसे ज़्यादा एमपी एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम था। ठीक है, जिसमें लाइटिक एंजाइम जो आ जाता था, लैनकारी एंजाइम वो भी आता था, फास्फेटेज एंजाइम भी आता था। ठीक है ना, और क्या आ सकता है आपका, पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी आ सकता है। क्लियर ना, और अदर बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन सबसे ज़्यादा एमपी एंजाइम कितना, 2। एक तो जोड़ने वाला और एक काटने वाला। काटने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, आणविक कैची। ये हो गया था। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, पोषक के बारे में। पोषक कोशिका, जिसमें कि जो वाहक है वांछित जीन को क्या करके लाएगा, पकड़ करके लाएगा, अपने साथ जोड़ करके लाएगा, और इसी में इसका क्या होगा, गुणन होगा। तो इस वाहक के अंदर, इस वाहक को इस कोशिका के अंदर किस तरीके से प्रवेश कराया जाता है, इस वाहक को इस कोशिका के अंदर
किस तरीके से प्रवेश कराया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो पोषक कोशिका होता है, ये जो पोषक कोशिका होता है उसमें प्लाज्मिड होना चाहिए अनुपस्थित। प्लाज्मिड कैसे होना चाहिए? अनुपस्थित। पहले चीज़ तो ये जानना है, क्लियर है कि नहीं। जब भी हम लोग जिस पोषक कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालेंगे, ठीक है ना, उसमें पहले से प्लाज्मिड होना चाहिए क्या? नहीं। अब होता क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। मेरे को वेक्टर को किसके अंदर एंट्री करवाना है बोल रहा हूँ मैं? वाहक के अंदर। किसके अंदर? वाहक के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये कोशिका है, ठीक है ना। और इस कोशिका के अंदर मेरे को किसका एंट्री करवाना है बोल रहा हूँ मैं? प्लाज्मिड का। किसका? प्लाज्मिड का। और इस प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ चुका है, क्लियर है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है? जुड़ चुका है। तो कैसे होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे अंदर भेज सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है। मेनली कितने मेथड का यूज़ होता है? 3 मेथड का। सबसे पहला होता है आपका, ध्यान से समझना, केमिकल मेथड। कौन सा मेथड? केमिकल मेथड। कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? केमिकल मेथड। दूसरा मेथड आपका यूज़ किया जाता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर भेजने के लिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन मेथड। कौन सा मेथड? माइक्रो इंजेक्शन मेथड। और तीसरा होता है बायोलिस्टिक गन या जीन गन। बायोलिस्टिक गन या फिर क्या बोला हूँ मैं? जीन गन, ठीक है ना, इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो आपका केमिकल मेथड है उसका यूज़ कैसे करते हैं। केमिकल मेथड में क्या होता है, ये जो हमारा प्लाज्मिड रहता है, ठीक है ना, प्लाज्मिड जिसमें कि क्या जुड़ गया है आपका? रिकॉम्बिनेंट, यानी कि जिसमें क्या जुड़ गया है? वांछित जीन जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? वांछित जीन। और ये क्या बन गया है आपका? रिकॉम्बिनेंट। क्या बन गया है? रिकॉम्बिनेंट। हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो कहानी है ये किस में चल रहा होगा? एक टेस्ट ट्यूब में, क्लियर ना। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या है आपका? सेल है। क्या है? सेल है। अब इस सेल को ध्यान समझना, इस सेल को तो इसमें डाल दें टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या है आपका? ये क्या बोलना चाहिए जी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। पूरी तरीके से क्या अंदर में उपस्थित है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इन सब को इसके अंदर प्रवेश कराना है, सबको अंदर इसके अंदर प्रवेश कराना है। तो इसमें हम लोग कैल्शियम आयन का प्रवेश कराते हैं। किसका? कैल्शियम आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्यों जोड़ते हैं? ध्यान समझना, कैल्शियम आयन जब जोड़ेंगे तो ये जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर फास्फेट आयन के कारण कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। और कैल्शियम आयन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में जुड़ेंगे, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब आपस में जुड़ेंगे तो इसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये जो परख नली है इसको पहले तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखेंगे। कितने पर रखेंगे? 42 डिग्री टेम्परेचर पर। फिर इसको हम लोग किस में रख देंगे? बर्फ में रख देंगे। किस में रख देंगे? बर्फ में। क्लियर है ना। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, फिर इसको किस में रखेंगे? बर्फ में। फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, फिर बर्फ में रखेंगे, ऐसा प्रोसेस करेंगे। तो ये जो इसका ध्यान समझना, इसका जो, ठीक है ना, बाहर का कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति में क्या हो जाएगा? छिद्र हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसके कोशिका भित्ति में क्या उत्पन्न हो जाएगा? छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, पोर उत्पन्न हो जाएगा। और इस पोर के माध्यम से, ठीक है ना, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इसके अंदर क्या कर लेगा? प्रवेश कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो ये कौन सा मेथड है? सबसे पहला केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। बस दिमाग में छाप के रखना है कि कैल्शियम आयन डालते हैं। क्या आयन डालते हैं? कैल्शियम आयन। फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर बर्फ में रखेंगे, फिर 42 डिग्री, फिर बर्फ में। क्लियर है ना। तो इसका जो कोशिका भित्ति होता है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? पोर उत्पन्न हो जाता है, और फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर क्या कर लेता है? प्रवेश कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रवेश कर लेता है। दूसरा है आपका माइक्रो इंजेक्शन। क्या है? माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मेनली यूज होता है एनिमल सेल के लिए। किसके लिए यूज होता है? एनिमल सेल में। यदि मेरे को ध्यान समझना, यदि कोई एनिमल सेल है, उस एनिमल सेल में हमको मान लो प्रवेश कराना है किसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। इसको प्रवेश कराना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तब हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो इंजेक्शन का। माइक्रो इंजेक्शन में कुछ नहीं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होगा? ठीक है, ये मान लो हमारा सेल है, तो एक इंजेक्शन रहेगा, इस इंजेक्शन की मदद से, ठीक है ना, इस इंजेक्शन की मदद से क्या कर दिया जाएगा? प्लाज्मिड को अंदर में प्रवेश करा दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही याद रखना कि एनिमल सेल में यूज होता है किसका, माइक्रो इंजेक्शन का, किसका, माइक्रो इंजेक्शन का। तीसरा होता है बायोलिस्टिक गन या जीन गन। बायोलिस्टिक गन या जीन गन का उपयोग किया जाता है प्लांट सेल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए। इसमें ना क्या होता है, जो वांछित डीएनए है हमारा, ठीक है ना, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में क्या लगा है, वांछित डीएनए, तो इसके ऊपर हम लोग गोल्ड का या तो फिर टंगस्टन का, ठीक है ना, गोल्ड का या फिर टंगस्टन का क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ढक देते हैं, आवरण बनाते हैं, ठीक है ना, गोल्ड का या फिर टंगस्टन का, ठीक है। ये प्लस चार्ज है, ये कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज है। फिर बंदूक की सहायता से जो प्लांट सेल रहेगा, जीन गन बोल रहा हूँ ना, ठीक है, तो उसकी सहायता से एंट्री करवा देंगे किसमें, प्लांट सेल में, किसको, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो 3 मेथड होता है होस्ट के अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराने का। पहला केमिकल मेथड, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन, और तीसरा होता है बायोलिस्टिक गन। क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक गन। किसी कोई दिक्कत है कि इतने में, नहीं ना, चलो भाई पूरी तरीके से ये वाला पार्ट खत्म ना, कि किस तरीके से अंदर प्रवेश कराया जाता है। अच्छा ध्यान से समझना, ठीक है। जब मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना कि बर्फ़ के अंदर डालते हैं, ठीक है, फिर से 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं, तो यहाँ पास एक केमिकल का यूज़ किया जाता है, उसका नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। किसका, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। पोषक कोशिका और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोनों को एक विलियन में रखा जाता है, किसमें, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल में। पेज करके याद रखना, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, भूलना नहीं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। एक और मेथड तुम्हारे बुक में दिया है, एनसीईआरटी को तो छोड़ो, ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपोरेशन, विद्युत द्वारा, इलेक्ट्रो मतलब क्या, विद्युत, ठीक है ना, विद्युत द्वारा होस्ट सेल में क्या किया जाएगा, पोर किया जाएगा। क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा इसमें क्या किया जाएगा, पोर किया जाएगा, छिद्र किया जाएगा, और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। किसी कोई दिक्कत है कि इतने में, नहीं ना, ठीक है। तो कितना विधि होता है, मैं बोला हूँ आपको टोटल 3 विधि। कितना विधि, 3 विधि, ठीक है। होस्ट के अंदर प्रवेश कराने का कितना विधि, 3 विधि। सबसे पहला कौन सा मेथड बोला हूँ मैं, केमिकल मेथड। दूसरा कौन सा मेथड बोला हूँ, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। और तीसरा कौन सा है, बायोलिस्टिक गन। क्या है, बायोलिस्टिक गन। एक और एक्स्ट्रा विधि जो तुम्हारे बुक में दिया है, उसका नाम क्या है बोला हूँ मैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या लिख लेना, इलेक्ट्रोपोरेशन, पोरेशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो कितने विधि से प्रवेश करा सकते हैं, 4। सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, जीन गन किसे कहते हैं या बायोलिस्टिक गन किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब पादप कोशिका में प्रवेश हेतु टंगस्टन या सोने से क्या किया जाता है, स्तरित किया जाता है या आवृत किया जाता है और प्रवेश कराया जाता है, तो वह किसके माध्यम से कराया जाता है, जीन गन के माध्यम से। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो हम लोग कौन कौन से टूल का यूज़ होता है ये सब पढ़ लिए। क्लियर है। अब हमारा मेन उद्देश्य है, ये जो जितना सारा पढ़े हो उसको एक एक करके पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं, कैसे कैसे किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे कि तुमको एक मूर्ति बनाना है, तो मूर्ति बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा, पैरा का ज़रूरत पड़ेगा, समझ रहे हो ना, पीओपी का ज़रूरत पड़ेगा, कलर का ज़रूरत पड़ेगा। हर चीज़ को सबको लाल ली, सबको समझ ले कि हाँ इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, यूज़ करना भी सीख लिए। अब हम लोग मूर्ति बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही समझो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में तो जान डाले। अब उसके आधार पर कैसे यानी कि पूरी तरीके से जीन क्लोनिंग किया जाता है, उसको पूरा लाइन से पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को संक्षिप्त में समझाइए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझाइए। क्लियर है, ऐसा आ गया क्वेश्चन। तो कितने पॉइंट में इसको पढ़ना है, याद करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन भी बन सकता है, या सारा पॉइंट को मिला करके एक क्वेश्चन भी बन सकता है। पहला चीज क्या है, डीएनए को क्या करना, अलग करना। सबसे पहले क्या करोगे, डीएनए का पृथक्करण करोगे, क्योंकि उसी डीएनए में तुम्हारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ तक समझ आएगा नहीं। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का पृथक्करण। कोई कोशिका है, उस कोशिका से क्या निकालना है मेरे को, डीएनए को निकालना है। दूसरा, डीएनए को मान लो मैं पृथक कर दिया, तो डीएनए को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा।
डीएनए को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और काटने के बाद ठीक है उसका क्या करना पड़ेगा, पृथक्करण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पृथक्करण। जैसे कि समझने का कोशिश करना, ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर में क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर में क्या है, मेरा डीएनए है। क्या है, डीएनए। अब इस डीएनए में जो मेरे काम का हिस्सा है, जो सिस्ट्रॉन है, जिस जीन को मेरे को अलग करना है, तो सबसे पहले तो मैं इन सब को पचाऊंगा। पचाने के बाद इसमें से क्या प्राप्त करूंगा, डीएनए। अब ये जो डीएनए मिलेगा, इस डीएनए को मेरे पहले क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटने के बाद जो मेरे काम का जीन है, जो हिस्सा है, उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो डीएनए को काटना है, फिर उसको क्या करना है, पृथक्करण करना है। क्या करना है, पृथक्करण करना है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद तीसरा, अब जो मैं डीएनए को अलग किया हूं, जो मेरे काम का है, क्लियर है नहीं, जो मेरे क्या है, काम का है, वो क्या हो सकता है, नष्ट तो हो सकता है, क्योंकि लैब में काम कर रहा हूं, क्या पता मेरे से गलती हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं। और मान लो मैं एक छोटा सा सैंपल ही रखा हूं, ठीक है, और उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो छोटा सा जो सैंपल है उसका बहुत सारा कॉपी बनाएंगे, मल्टीपल कॉपी। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि जो सीआईडी वाले जो रहते हैं ना, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले, डॉक्टर सालुखे टाइप का आदमी, ठीक है, तो छोटा सा सैंपल लेता है, छोटे से सैंपल को उन लोग क्या करते हैं, बहुत सारा उसका मल्टीप्लिकेशन कॉपी बना लेते हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे क्या होता है, सीआईडी वाले लोग क्या करते हैं कि कोई उनके पास क्या है, कोई साक्ष्य सबूत इकट्ठा हुआ, सबूत इकट्ठा होता है, तो केवल और केवल एक ही चिप में नहीं रखे रहते, वो 2-3 जगह कॉपी करके रखे रहते हैं। बाई चांस इसमें से कोई अपराधी आकर के नष्ट कर दिया या गलती से डिलीट हो गया, तो इसमें मेरे पास बैकअप रहे। तो तुम लोगों को भी वही बैकअप वाला कहानी रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना मुश्किल से तो डीएनए को क्या किए हैं, अलग किए हैं। अलग करने के बाद जो हमारा वांछित जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो बहुत छोटा है, और एक ही पीस मिलेगा ना भाई, इतना प्रोसीजर करने के बाद तो एक ही ठोक रहेगा, तो दिक्कत हो सकता है। मान लो गलती हो गया, क्योंकि गलती का गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, उसका बहुत सारा कॉपी बनाना है वांछित जीन का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है पीसीआर। कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। थर्मोसाइक्लर विधि, या सॉरी थर्मोसाइक्लर बोलते हैं पीसीआर मशीन को। क्लियर है ना। तो पीसीआर मशीन द्वारा, ठीक है ना, पीसीआर मशीन द्वारा डीएनए का क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे। क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे, मतलब और बहुत सारा क्या बनाएंगे, डीएनए बना देंगे। क्लियर है कि नहीं। अब बहुत सारा डीएनए बन गया, डीएनए बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में तुम सब लोगों को पता है, क्या करना है, वेक्टर और डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना है, कट करना है, फिर लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ देना है। यहां तक क्लियर है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण, क्लियर है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ठीक है ना, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर प्रवेश कराओगे, होस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट के अंदर प्रवेश, होस्ट के अंदर प्रवेश करा लिए। प्रवेश कराने के बाद इसका क्या होना चाहिए, गुणन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बाहरी जीन उत्पाद का क्या होगा, अब जीन उत्पाद का गुणन, उत्पाद का गुणन, ठीक है ना। बाहरी जीन उत्पाद का क्या होगा, अब गुणन होगा, या फिर ये जो उत्पाद है वो हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा फिर, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है ना, अब तुमको जीन उत्पाद प्राप्त हो गया। केमिकल देखो, जैसे फैक्ट्री था, फैक्ट्री में जूस बनाना था, जूस बन गया, जूस बन गया, जूस बनने के बाद उसका क्या किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका ध्यान से समझ, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाएगा। उसके बाद उसका क्या किया जाएगा, पैकेजिंग किया जाएगा। पैकेजिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, मार्केटिंग भी जरूरी है। क्लियर है, मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, उत्पाद बन गया, उत्पाद बनने के बाद जितना प्रोसेस होता है उन सभी को हम लोग बोलते हैं इसके बाद का प्रोसेस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है ना। दूसरा लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग या प्रोसेस, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, अनुप्रवाह प्रक्रिया, ऐसा कुछ नाम है हिंदी में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इन सब स्टेप के बाद तो हम लोग को क्या करना है, एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना है। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं। ये एक ठोकी एक क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का, और इन सब को मिला करके एक क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3 नंबर का। क्लियर है कि नहीं। और तो 3 नंबर का आएगा तो वो 2-2 लाइन लिखना पड़ेगा ना सबको,
और तुम लोग जब पूरा पढ़ डालोगे तो 2-2 लाइन नहीं, उससे ज़्यादा लिख डालोगे, क्योंकि सब चीज़ तो पढ़े ही हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, डीएनए का पृथक्करण। क्लियर है कि नहीं? इतना सारा पढ़ना है, यहाँ तक समझ आया? कभी भी क्वेश्चन आएगा, मान लो मैं 2 नंबर का दूंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझाइए करके, ठीक है? तो बस इतना ही लिखना है, पूरे स्टेप का नाम लिख देना, ऐसा ऐसा होता है करके, और एक क्या बना देना, डायग्राम बना देना। ये कब है? 2 नंबर का होगा तब का। लेकिन जैसे ही 2 नंबर से ऊपर हुआ तो थोड़ा डील करना पड़ेगा। 5 नंबर का तो पूरा फुल डील करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? पीसीआर मशीन बस आ जाता है, वो अकेला 3 नंबर का बन सकता है, 5 नंबर का बन सकता है। क्लियर है? तो एक एक करके पढ़े। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, डीएनए का पृथक्करण। क्या पढ़ेंगे? डीएनए का पृथक्करण। ठीक, चलो हेडिंग डाल लो, डीएनए का पृथक्करण। और डीएनए क्या है आपका? अनुवांशिक पदार्थ है, तो क्या लिख सकते हो इसी को, अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। अनुवांशिक पदार्थ का मेरे को क्या करना है, पृथक्करण करना है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, अनुवांशिक पदार्थ मैं किससे किससे प्राप्त कर सकता हूँ? या तो मैं प्लांट से प्राप्त कर सकता हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं? मेरे को जो जीन का रिक्वायरमेंट है वो किसमें उपस्थित है, पादप में है, तो प्लांट सेल से प्राप्त करूंगा। एनिमल में रहेगा तो एनिमल से प्राप्त करूंगा, बैक्टीरिया रहेगा तो बैक्टीरिया से प्राप्त करूंगा। क्लियर है कि नहीं? मान लो फंगस रहेगा तो फंगस से प्राप्त करूंगा, फंजाई से प्राप्त करूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मेरे को जिसका जीन चाहिए मैं उस जीव का ही तो उपयोग करूंगा। क्लियर है? जैसे मेरे पेनिसिलियम नोटेटम का उत्पादन करना है, पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन का उत्पादन करना है, किससे मिलेगा मेरे को? फंजाई से मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और दूसरा एंटीबायोटिक का यूज करना है, निर्माण करना है, तो वो किससे मिलेगा? बैक्टीरिया से मिलेगा। समझ आ रहा है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करना है, वो किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा सेल तुमको लेना पड़ेगा। अब ध्यान दो, ये कोशिका है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरिया सेल हो, चाहे फंजाई का सेल हो, कोई भी सेल रहे, उस सेल के अंदर क्या रहता है? केंद्रक रहता है। क्या रहता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर उपस्थित है कि आपका डीएनए। तो सबसे पहले तो कोशिका को पाचन करना पड़ेगा, कोशिका को पचाऊंगा तब ये मिलेगा ना। अब ये केंद्र, ध्यान समझना, इसके अंदर कोशिकीय पदार्थ रहेंगे, कोशिकीय पदार्थ जो रहेंगे नहीं, उनको भी नष्ट करना पड़ेगा। और मेरे को जरूरत है केवल किसका? डीएनए का। डीएनए के अलावा इसमें अनुवांशिक पदार्थ में डीएनए के रूप में, डीएनए के साथ साथ आरएनए भी पाया हो जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा। तो मेरे को आरएनए को भी खत्म करना पड़ेगा और प्रोटीन को भी खत्म करना पड़ेगा। केवल और केवल क्या बचाऊंगा? डीएनए को। किसको बचाऊंगा? डीएनए को। तो ध्यान से समझना, प्लांट सेल को पाचन करने के लिए कौन से एंजाइम का यूज करेंगे? सेल्यूलेज एंजाइम का। पढ़ाया हूं, किसका यूज करेंगे? सेल्यूलेज एंजाइम का। एनिमल सेल और बैक्टीरिया में, ठीक है ना, एनिमल सेल और बैक्टीरिया में कौन से एंजाइम का यूज करेंगे? लाइटिक एंजाइम का, लाइसोजाइम बोलते हैं जिसको। किसका यूज करेंगे? लाइसोजाइम का। फंजाई में किसका यूज करेंगे? काइटिनेज का, काइटिनेज एंजाइम का। क्लियर है कि नहीं? किसका यूज कर लेंगे? काइटिनेज एंजाइम का। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद ध्यान से समझना, ये हो गया क्या? ठीक, मैं क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या किया, प्लांट सेल को ऐसे डाल दिया। प्लांट सेल को डालने के बाद इसमें कौन सा एंजाइम डाल दिया? सेल्यूलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम डाल दिया? सेल्यूलेज एंजाइम। इसके पूरा कोशिका भित्ति को नष्ट कर दिया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब इसके बाद, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, ये पूरा मटेरियल बचा हुआ है। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझना, इसमें क्या क्या उपस्थित हो सकता है? डीएनए भी उपस्थित हो सकता है, इसमें आरएनए भी उपस्थित हो सकता है, और इसमें प्रोटीन भी उपस्थित हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और प्रोटीन। मेरे को क्या चाहिए? केवल और केवल डीएनए। तो इसके आरएनए भी पचाना पड़ेगा और इसके प्रोटीन को भी क्या करना पड़ेगा? पचाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, इसके डीएनए को पचाना नहीं है, आरएनए को पचाना है और प्रोटीन को। तो आरएनए को पचाने के लिए कौन से एंजाइम का यूज करते हैं? राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम का यूज करेंगे। प्रोटीन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम का यूज करेंगे? प्रोटीएज एंजाइम का। कौन से एंजाइम का यूज करेंगे? प्रोटीएज। अब ये दोनों पच गया, अब इसमें केवल क्या बचा होगा? डीएनए। क्या बचा होगा? डीएनए। अब इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालेंगे। किस में डालेंगे? सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, अपकेंद्रण मशीन में। अपकेंद्रण मशीन में क्या होता होगा? ध्यान समझना, ये ऐसा अपकेंद्रण मशीन बनाया हूं ना, ध्यान दो। अपकेंद्रण मशीन में यहाँ पास ऐसे, ऐसा समझो, ये चक्री है, चक्री का ऐसा गोल गोल खाँच है, समझने का कोशिश करो। टेस्ट ट्यूब को इसमें ऐसे फंसा दिया मैं,
ऐसे फंसा दिया। अब इस यहाँ पास भी एक ऐसा टेस्ट ट्यूब फंसा सकते हैं और ये गोल 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 घूमेगा पूरा लगातार, ठीक है। अब केंद्रन होगा। अब केंद्रन के फलस्वरूप क्या होगा, ध्यान से समझना, जो डीएनए रहेगा, जो डीएनए रहेगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर में, और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे में। कहाँ बैठ जाएगा, नीचे में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। जो डीएनए रहेगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर में, और ध्यान से समझना, और जो आपका क्या रहेगा, आरएनए और प्रोटीन, वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे में। कहाँ बैठ जाएगा, नीचे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, ठीक है ना। अब केंद्रन के बाद, अब केंद्रन के बाद, अब डीएनए तुमको आसानी से दिखेगा क्या, नहीं, वो तो क्या है, एकदम सूक्ष्म है, तो वो दिखेगा क्या, नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे चिल्ड एथेनॉल, एकदम ठंडा वाला C2H5OH, चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे, चिल्ड एथेनॉल। तो ये जो डीएनए है महीन धागों के रूप में दिखाई देगा, डीएनए महीन धागे के रूप में दिखाई देगा, महीन धागे के रूप में उपस्थित होगा। क्लियर है ना, बहुत ही ज़्यादा महीन धागे के रूप में क्या होगा, दिखाई देगा। अब इसको, ठीक है ना, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। क्लियर है ना, ध्यान से देखो, ऐसा एक छड़ी है, ऐसा समझो छड़ी टाइप का है, फिर ऐसा गोल से है ना ये, ऐसा करके, तो हम लोग इसको ऐसा डालेंगे इसमें, और ऐसे लपेटते हुए क्या करेंगे, डीएनए को क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। डीएनए को बाहर निकालने के प्रोसेस को, डीएनए को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, स्पूलिंग। क्या कहलाएगा, स्पूलिंग। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो डीएनए का पृथक्करण ही देखो कितना सारा है, समझ आया कि नहीं। तो नॉर्मली डीएनए को फट से निकाल लोगे क्या, नहीं। सबसे पहले जिस कोशिका में है उस कोशिका को क्या करना है, पाचन करना है। प्लांट सेल रहेगा सेल्यूलेज एंजाइम की मदद से, एनिमल बैक्टीरिया रहेगा तो लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से, और फंजाई रहेगा तो काइटिनेज एंजाइम की मदद से। पूरा खत्म करेंगे उसके सेल वॉल, प्लाज्मा झिल्ली वगैरह को, और उसमें क्या बचेगा, रहेगा केवल और केवल प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। फिर प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम, आरएनए को पचाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ध्यान समझना, जब ये दोनों पच जाएंगे तो इसका क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, अपकेंद्रन कराएंगे। अपकेंद्रन करेंगे तो ये आरएनए प्रोटीन कहाँ जाएगा, नीचे तली में, और डीएनए कहाँ जाएगा, ऊपर में। क्लियर है, ये दिखाई नहीं देगा, इस कारण इसमें क्या डालते हैं, चिल्ड एथेनॉल, जिसके कारण डीएनए एकदम महीन धागों के रूप में दिखाई देगा। फिर इसको स्पूलिंग प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, स्पूलिंग प्रक्रिया द्वारा क्या कर लिया जाएगा, डीएनए को अलग कर लिया जाएगा। क्लियर है, अब हमारा डीएनए क्या हो गया है, अलग, डीएनए का पृथक्करण हो गया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या, ठीक है, नोट्स में आप लोगों को ये डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। ये देखो, ठीक है, ये क्या है आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें से ऐसे महीन धागे के रूप में किसको निकाला जा रहा है, डीएनए को। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक डायग्राम इसी ही पेज पर है जो कि नेक्स्ट पेज का है ना, ठीक है, इसमें तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। इस ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है, किसका है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, ठीक है। मैं खुद एक बार बनाऊंगा, ठीक है, वैसे अच्छे से नहीं बन पाएगा तो तुम लोग इसको देख लेना, ठीक है। अनडाइजेस्टेड डीएनए वाला है पार्ट, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला रहता है, और एक हम लोग खुद डाले रहते हैं सैंपल, वो वाला रहता है। क्लियर है ना, बताएंगे इसके बारे में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले तो क्या हो गया है, डीएनए को हम लोग क्या कर लिए, अलग कर लिए। क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है, चलो बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा स्टेप, विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को क्या करना, काटना। विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटना, डीएनए को क्या करना, काटना, तथा उसका क्या करना, पृथक्करण करना, पृथक्करण करना। क्लियर है, ध्यान से समझो। हमको ये डीएनए प्राप्त हो गया है पूरा। अब इस डीएनए के ऊपर हम लोग कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का। किसका यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का। तो ये इसको ऐसे विशिष्ट स्थानों पर काट देगा और ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में काट देगा। क्लियर है कि नहीं। अब इसमें से कोई एक होगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पास से क्या कर लिए, इसको पृथक्करण कर लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो ऐसा फटाक से ऐसे निकाल लोगे क्या, नहीं, ठीक है ना। इतना आसान है क्या इसको निकालना, नहीं। तो इसके लिए हम लोग, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग
यूज करते हैं किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट को पृथक्कृत करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। किसका यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल विद्युत कण संचलन ऐसा बोलते हैं शायद, ठीक है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे याद रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ तक क्लियर है, क्या होता है, कैसा होता है, शुरू करें क्या, आगे बढ़ जाऊँ मैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए बहुत सारा खंड में टूट गया है, यहाँ तक क्लियर है। हमको जो वांछित जीन चाहिए इसमें से कैसे पहचानेंगे, इसमें से कैसे पहचानेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है। और उसको क्या करना है, हमको अलग करना है, क्या करना है, अलग करना है। तो उसके लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेपर में आता है कितने नंबर का, 3 नंबर का आ सकता है। क्लियर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट पहले समझो, कॉन्सेप्ट पहले समझो। मेरे को जो वांछित जीन चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि मेरे कोई अच्छा काम करना है तो उसका बुरा विपरीत चीज मेरे को पता है। जैसे कि मेरे को यहाँ पास से ऐसा, जैसे कि क्या प्राप्त करना है, घटाक, जी, या ऐसे करो GTTAAC, ये वाला मेरे को प्राप्त करना है यहाँ पास से। तो इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पास से इतना सारा खंड है, इसमें से मेरे को इसको खोजना है GTTAAC, इस वाले को खोजना है। यहाँ तक क्लियर है, इस वाले को खोजना है। तो मेरे को तो इसको खोजना है, तो इसका उल्टा तो मेरे को याद होगा। ग्वानिन का उल्टा क्या होता है, साइटोसिन। थायमिन का उल्टा होता है एडेनिन, इसका उल्टा एडेनिन, थायमिन, थायमिन, और ये ग्वानिन, पता है। तो ये तो पता होगा। तो मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा, ध्यान से समझना, एक ऐसा मशीन बनाऊंगा, ठीक है ना, जिस मशीन में इसका ऐसा क्रम वाला रहेगा, जस्ट इसका अपोजिट वाला, जस्ट इसका अपोजिट वाला। क्लियर है कि नहीं, जस्ट इसका अपोजिट वाला रहेगा, ठीक है ना, जस्ट इसका अपोजिट वाला रहेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एगारोस जेल का उपयोग करते हैं, जो कि एक समुद्री खरपतवार होता है। अगारोस जेल, अगर बोलते हो जिसको, ठीक है ना, अगर एगारोस जेल का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये जो एगारोस जेल रहता है, क्लियर ना, इस एगारोस जेल के ऊपर हम लोग डीएनए खंडों का क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं। क्लियर ना, असल में क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ध्यान समझना। जैसे कि मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का तुम लोगों को भेज दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसा एक पात्र होता है ना, ऐसा ये पात्र है, ठीक है। इस पात्र में ऐसा यहाँ पास क्या लगा रहता है, ऐसा कॉम्ब लगा रहता है, समझ आ रहा है ना, ऐसा टाइप का, ऐसा इस तरह था। इसके अंदर पूरा जेल भर दिया जाता है, क्लियर है, इसको भर दिया जाता है जेल। अगर जेल को डाल दिया जाता है, और इसी में किसको डाल दिया जाता है, डीएनए खंड को डाल देते हैं। किसको डालेंगे, डीएनए खंड को। कैसे डालते हैं, इसके लिए यहाँ पास अलग अलग ऐसा जगह रहता है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड डीएनए को डालते हैं, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज नहीं किए हैं, उसको डालते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में हम लोग ये जितना भी सैंपल है पूरा, जिसको हमको क्या करना है, जिसमें से डीएनए को क्या करना है, अलग करना है, उसको डालते हैं, सैंपल वाले को। और तीसरा किसको डालेंगे हम लोग, इसका जो जस्ट एंटी बॉन्डिंग वाला रहेगा ना, उसको डाले रहते हैं। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पास कौन डीएनए के खंड को मेरे को क्या करना है, अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक पात्र होता है, उस पात्र में क्या भरा हुआ होता है, जेल भरा होता है। क्लियर है, उस जेल को हम लोग बोलते हैं एगारोस जेल। क्या बोलते हैं, एगारोस जेल। ये ऐसे बना हुआ है पात्र, मैं ऐसे करके दिखा दूं क्या इसको, ठीक है। यदि इसको इस तरीके से देखेंगे, ध्यान दो, ये 3D है ना, यदि इसको हम लोग कैसे देखें, 2D में देखें, यानी कि ये जो ऐसे लगा है ना, इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसा लगा है, उसको ऐसे। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा अलग अलग क्या बना रहता है, खंड बना रहता है, पहला, दूसरा, समझ आ रहा है, और ये तीसरा, 3 ठोक ही बना रहा हूँ। क्लियर है। और यहाँ पास क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पास कौन सा चार्ज लगाया रहता है, माइनस चार्ज लगाया रहते हैं। 1 मिनट रुको तो, ठीक है। यहाँ पास कौन सा चार्ज लगाते हैं, बोल रहा हूँ मैं, माइनस चार्ज लगाते हैं, ठीक है। ये कौन सा चार्ज लगा दिए यहाँ पास, माइनस चार्ज। और यहाँ पास कौन सा चार्ज लगा देंगे, प्लस चार्ज। क्लियर है, यहाँ पास माइनस चार्ज लगाया हूँ, और यहाँ पास कौन सा चार्ज लगाया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पास कैथोड और यहाँ पास एनोड। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान समझना,
इसको बोलते हैं वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल। ठीक है ना, वेल बोलते हैं। इसमें क्या जेल भरा हुआ है? ये पूरा है ना, इसी के ऊपर है, ये पूरा अंदर में ऐसा दबा हुआ है ना, क्लियर है कि नहीं? ये जी, और इसी का ये ऐसा है ना, इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को, तो ऐसा रहता है। यहाँ तक क्लियर है? ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यहाँ पास भी एक हिस्सा रहता है खाली। ठीक है, अब ध्यान से समझने का कोशिश करना इसमें क्या होता है। ठीक, इस वेल में तीनों पार्टों में अलग अलग पार्ट चीज़ भरा रहता है। डीएनए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पास कौन सा रहेगा? अनडाइजेस्टेड डीएनए रहेगा। कौन सा रहेगा? अनडाइजेस्टेड डीएनए। दूसरा, जिसके ऊपर तुम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके बहुत सारा कट कर दिए हो, वो वाला रहेगा। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलूँगा मैं? सैंपल डीएनए, जो तुमको क्या करना है? यूज़ करना है। और यहाँ पास से जो तुम लोगों को पहले से पता है वो वाला डीएनए रहेगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर प्रोब बोल देता हूँ इसको। क्या बोल रहा हूँ मैं? मॉलिक्यूलर प्रोब। क्या बोल देता हूँ? मॉलिक्यूलर प्रोब। क्लियर है कि नहीं? तो अब असल में क्या होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करना, वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया है ना। अब ये तो हम लोग पहले से डाले रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पास जैसे कि ये एक डीएनए है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ये है, ऐसा डीएनए का खंड है। ये ऐसा है कि 900 बेस पेयर वाला खंड है, ये 700 बेस पेयर वाला खंड है, ये 500 बेस पेयर वाला खंड है। समझने का कोशिश करना। ठीक है ना, ऐसा डीएनए जिसमें 900 बेस पेयर, इसमें 700, इसमें ऐसा है। क्लियर है ना, ऐसा वाला है, ये पहले से डाले है ना। अब हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटे थे, उस वाले जितने भी डीएनए हैं उन सब को हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर डाल देंगे। क्लियर ना, इस वेल के अंदर डालेंगे। अब तुमको पता है डीएनए रहता है उसमें कौन सा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। जब करंट प्रवाहित होगा तो माइनस चार्ज किधर जाएगा? वो प्लस चार्ज की ओर। किधर जाएगा? प्लस चार्ज की ओर। क्लियर है कि नहीं? और ध्यान से समझना, माइनस चार्ज से जब प्लस चार्ज की ओर जाएगा तो छोटे खंड जो रहेंगे, छोटे और पतले खंड, वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और जो मोटे खंड रहेंगे और बड़े खंड रहेंगे वो थोड़े से क्या रहेंगे? पीछे रहेंगे। ऐसा क्यों? जब दौड़ लगाते हो तो मोटू आदमी क्या रहता है? थोड़ा सा पीछे हो जाता है। क्लियर है, और जो पतला रहता है वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे करके याद रखना। तो पतले खंड जो रहेंगे और छोटे खंड रहेंगे वो कहाँ बढ़ेंगे? आगे। क्लियर है कि नहीं? तो डीएनए का जो खंड कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। जैसे छोटा खंड में ये ध्यान देना ना, छोटा खंड है तो छोटा खंड यहाँ पास आया, फिर उससे बड़ा वाला थोड़ा सा यहाँ रहेगा, फिर उससे बड़ा वाला यहाँ रहेगा, इसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा। क्लियर है कि नहीं? अब तुमको पता है तुमको जो बेस पेयर चाहिए, ध्यान से समझना, तुमको पता है कि मेरे को जो वांछित जीन है वो कितने बेस पेयर वाला है? 500 बेस पेयर वाला है। तो तुमको पता चल गया कि यहाँ पास आया है, मतलब मेरा वांछित जीन कौन सा है? इसके जस्ट सामने आया, ये वाला तुमको पहले से पता है। और यहीं पास आकर के वो डीएनए रुक गया, मतलब वो कितना बेस पेयर वाला होगा? 500 वाला होगा। कितना होगा? 500 वाला। समझ आया कि नहीं? क्योंकि इसका प्रतिरोध जस्ट एंटी बॉन्डिंग वाला कौन सा था? ये वाला है, तो इसी के सामने आकर के रुक गया। समझ आ रहा है कि नहीं? एक तरीका मैं एंटी बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट दिया हूँ, दूसरा ऐसा याद रख सकते हो कि ना, तुमको मान लो 500 बेस पेयर वाला डीएनए का खंड चाहिए, तो तुम तो पहले से ऐसा डाल के रखे थे, तो इसके सामने आकर के कौन जुड़ेगा? 500 बेस पेयर वाला ही जुड़ेगा ना। यहाँ पास जो डीएनए मिला होगा वो कितना बेस पेयर वाला होगा? क्या पता? 600 वाला। यहाँ पास वाला है जो, वो कितने बेस पेयर वाला होगा? 800 बेस पेयर वाला। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये अनडाइजेस्टेड वाला है। ठीक है ना, यहाँ पास ये, अब इसको क्यों डाले भैया? खैता इसका कुछ काम ही नहीं है। अरे कम से कम तुमको पता चलेगा ना, यहाँ पास जो डीएनए डाले और यहाँ पास मान लो ये भी गति कर देता, मतलब ये भी डाइजेस्ट हो चुका है। मान लो ये गति नहीं करता तो ये भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा वाला कहानी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? क्लियर है? तो इस तरीके से डीएनए खंडों का क्या हो गया? पृथक्करण। किसके बेस पर तुम लोग पृथक्करण कर रहे हो? साइज के आधार पर। किसके आधार पर? साइज के आधार पर। कैसे साइज के आधार पर? जो छोटे खंड होंगे वो कहाँ आ जाते हैं? आगे। कहाँ जाते हैं? आगे। क्लियर है कि नहीं? छोटे खंड जो रहते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? आगे। और जो बड़े खंड होते हैं वो कहाँ रह जाते हैं? पीछे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट। और ये पूरा किस में चल रहा है? एगारोज जेल में। कहाँ हो रहा है? एगारोज जेल में। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब नॉर्मली इसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डीएनए खंड को देखने के लिए इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर केमिकल डालते हैं। उस केमिकल का नाम है क्या? इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा केमिकल डालते हैं? इथिडियल ब्रोमाइड। क्या डाल देते हैं? इथिडियम। भूलना नहीं, क्या डालते हैं? केमिकल इथिडियम ब्रोमाइड।
जब इथिडियम ब्रोमाइड इसके ऊपर केमिकल डाल देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर कौन सी किरण भेजेंगे, अल्ट्रावायलेट रेस। कौन से भेजेंगे, अल्ट्रावायलेट रेस। इस अगर उस जेल के ऊपर पड़ेगा तो हम लोग इसके ऊपर क्या डाले हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ेगा तो कौन सा कलर शो करेगा हम लोग को, ऑरेंज कलर। क्लियर है कि नहीं। अब जो हमारा वांछित जीन है जिसको हम लोग जान डाले कि मान लो 500 बेस पेयर का मेरे को चाहिए, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। क्या करूंगा, कट करूंगा और कट करके अलग करूंगा। कट करके अलग करने का, जेल से कट करके अलग करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एल्यूजन। एल्यूजन क्या बोलते हैं, एल्यूजन, छालन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, छालन। क्लियर है कि नहीं। जो वांछित जीन है उसके पट्टी को कट करना और कट करके क्या करना, अलग करना, क्या कहलाता है आपका, इल्यूजन। क्या कहलाता है, इल्यूजन। समझ आया कि नहीं, इतना यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक, हम लोगों को क्या करना था, डीएनए खंड को कट कर लिए थे। कट करने के बाद हमको क्या करना था, उसका पहचान करना था कि हमारे काम का कौन सा है। तो काम का कौन सा है उसको अलग करना है, पृथक्करण करना है। पृथक्करण करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एगारोस जेल का उपयोग करते हैं एक पात्र में। इसमें कितने वेल बने होते हैं, 3 वेल, जिसमें एक में अनडाइजेस्टेड डीएनए जिसको के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं डाले हैं, दूसरे में क्या डालते हैं, सैंपल डीएनए जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल चुके हैं और जो टूट चुका होगा। ठीक है, और तीसरा मॉलिक्यूलर प्रोब डाल देते हैं, या पहले से जो उपस्थित बेस पेयर वाला रहेगा जितना हमको चाहिए वैसा वाला डीएनए का सैंपल डाल दिया रहता है। क्लियर है, ये बना बनाया रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जैसे इसके ऊपर सैंपल डालेंगे, ये जो अगर उस जेल रहता है वो सीविंग इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, सीविंग इफेक्ट। यानी कि जब इसके ऊपर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आरोपित करते हैं तो चूंकि डीएनए में कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो वो किधर की ओर गति करेगा, प्लस चार्ज की ओर। तो जो छोटे खंड होते हैं और पतले खंड होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो मोटे खंड रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, पीछे। साइज के आधार पर इसका क्या हो जाता है, वर्गीकरण। जितने बेस पेयर के सामने जाएगा, मतलब वो जो मॉलिक्यूल, ध्यान समझना, जो खंड है, ठीक है ना, जो छोटा सा खंड है, ठीक है ना, जितने बेस पेयर के सामने जा रहा है उसमें भी उतना ही बेस पेयर होता है। क्लियर है कि नहीं। फिर अब हम लोगों का मान लो वांछित डीएनए कितने बेस पेयर का है हमको पता रहेगा, 500 बेस पेयर का होता है वो करके। तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, अब इसको कट करेंगे और कट करके अलग कर लेंगे। कट करके अलग करने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं क्या, इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। नग्न आंखों से इसको देख नहीं सकते तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं और जब उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ता है तो हमको कौन सा कलर शो होता है, ऑरेंज कलर। कौन सा कलर शो होता है, ऑरेंज कलर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन इसमें से क्या क्या आ सकता है, डीएनए खंड किधर गति करते हैं, कैथोड से एनोड की ओर, के एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, एगारोस जेल कौन सा इफेक्ट दिखाता है, सेविंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट दिखाता है, सेविंग इफेक्ट, चालनी प्रभाव बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, डीएनए खंड को कट करके अलग करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। और ये जो छोटा सा पार्ट है ना इसको बोलते हैं इल्यूट। क्या बोलते हैं, इल्यूट। ठीक है, कलर शो किसके कारण करता है, इथिडियम ब्रोमाइड। क्लियर है, कौन सा कलर शो करता है, ऑरेंज। क्लियर है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो मेरे को ध्यान समझना, वांछित जीन का टुकड़ा मिला है, वांछित जीन का टुकड़ा मिला है, इस टुकड़े को नष्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा तो क्या पता एक रिकॉम्बिनेंट बना रहा था उतने टाइम में वो खराब हो गया, ऐसा भी कहानी हो सकता है ना, जब प्लाज्मिड में जोड़ रहा था तो जी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो डीएनए खंड ये प्राप्त किए हैं इल्यूजन द्वारा, उसका बहुत सारा मल्टीपल कॉपी बनाना है। क्या बनाना है, बहुत सारा मल्टीपल कॉपी बनाना है। मतलब जो मेरे को डीएनए खंड प्राप्त है उसका क्या करना है, आवर्धन करना है। क्या करना है, आवर्धन करना है। और आवर्धन करने के लिए, ठीक है, अब आवर्धन करने के लिए या उस जो जीन है उसका विस्तार करने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, पीसीआर का फुल फॉर्म बताइए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर एक मशीन होता है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं थर्मोसाइक्लर मशीन। क्या बोलते हैं, थर्मोसाइक्लर मशीन। थर्मोसाइक्लर मशीन ये क्या काम करता होगा, ध्यान समझना। एक जो डीएनए है, एक डीएनए से कितना डीएनए बना देता होगा, 2। 2 से कितना डीएनए बना देता होगा, 4। 4 से कितना बना देता होगा, 8। थर्मोसाइक्लर बोल रहा हूँ, मतलब थर्मो और एक साइक्लर, मतलब ताप के आधार पर, किसके आधार पर काम करता होगा, ये ताप के आधार पर। क्लियर है कि नहीं, किसके आधार पर कार्य करता होगा,
ताप के आधार पर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ये पीसीआर क्या होता है ध्यान से समझना। अच्छा, इसका खोज किसने किया था? मुलिस नामक वैज्ञानिक ने। इसने किया था मुलिस नामक वैज्ञानिक ने। यहां तक क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या होता है, अधिक संख्या में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डीएनए खंडों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब पीसीआर मशीन थर्मोसाइक्लर होता है, टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड होता है, ये तो जान डाले। मेरे को पीसीआर मशीन में क्या करना है ध्यान से समझना। जैसे ये एक पीसीआर मशीन है, ठीक है ना, ये जो पीसीआर मशीन है, इस पीसीआर मशीन में मेरे को क्या करना है? बहुत सारे डीएनए का निर्माण करना है। नॉर्मली हमारी बॉडी में कौन सा विधि होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा क्या बनता है? फोटोकॉपी बन जाता है डीएनए का। क्लियर है कि नहीं? सेल साइकिल चलता है तो जीएस फेज में, ठीक है, डीएनए का क्या हो जाता है? रेप्लिकेशन। अब वो जो रेप्लिकेशन है उसको मेरे को कहाँ कराना है? बाहर में कराना है। क्लियर है कि नहीं? शरीर के बाहर, कोशिका के बाहर। और किस में कराना है? टेस्ट ट्यूब में कराना है। किस में कराना है? टेस्ट ट्यूब में। तो सबसे पहले तो ये जानो, थोड़ा सा बेसिक जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ता है। नॉर्मली जब डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, तो ये है मान लो हमारा डीएनए, ठीक है। एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो 5 प्राइम क्या अगले 3 प्राइम से 5 प्राइम ऐसा रहता है। जस्ट उसके क्या होता है? एंटी पैरेलल, ठीक है ना, क्या रहता है? प्रति समांतर में एक और होता है बेस पेयर वाला कहानी। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अब जैसे यहाँ पास एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ठीक है ना, फिर यहाँ पास और कुछ कंपाउंड, फिर एडेनिन लगा दो, थाइमिन लगा दो। इसका जस्ट अपोजिट इसमें होगा क्या? एडेनिन का उल्टा थाइमिन, ग्वानिन का उल्टा साइटोसिन, साइटोसिन का उल्टा ग्वानिन, थाइमिन का उल्टा एडेनिन। क्लियर है कि नहीं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, तो ध्यान समझना। अच्छा, और इनके मध्य में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अब मेरे को ये जो एक डीएनए है, ध्यान समझना, ये एक डीएनए है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा एक डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम है, और ये 5 प्राइम से क्या है? 3 प्राइम है। इससे मेरे को कितना डीएनए बनाना है? 2 डीएनए। कितना डीएनए बनाना है? 2 डीएनए। तो क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? सबसे पहले इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो एक ठोक तो अलग हो जाएगा ऐसे, और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दोनों अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद हमको जरूरत पड़ता है आरएनए प्राइमर का। किसका जरूरत पड़ता है? आरएनए प्राइमर का। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है ना, और ये क्या है आपका? 5 प्राइम से 3 प्राइम। जो आरएनए प्राइमर होता है वो कैसे रहता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये है क्या? आरएनए का प्राइमर। आरएनए प्राइमर मतलब छोटा सा टुकड़ा आरएनए का। आरएनए प्राइमर जो रहता है, ठीक है ना, इसके 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप रहता है। क्या रहता है? OH ग्रुप। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। नॉर्मल क्या होता है हमारे सेल में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल हमारे सेल में डीएनए जो रहता है दोहरा चेन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। दोहरा चेन है, दोनों चेन को क्या कर दिए? तोड़ दिए। क्या कर दिए? तोड़ दिए। तोड़ने के बाद किसका जरूरत पड़ेगा? आरएनए प्राइमर का। आरएनए प्राइमर 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में लगता है। ये 5 प्राइम से फिर से किस में लग गया? 3 में। इसके जस्ट अपोजिट लगा, इस वाले में भी लगेगा, इस वाले में भी लगेगा। क्लियर है ना? इसके 3 प्राइम एंड पर क्या ग्रुप रहता है? OH ग्रुप। यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या करता है? आरएनए प्राइमर जो रहता है मिस्त्री जैसा काम करता है, लेकिन इस मिस्त्री का भी शर्त होता है कि मेरे को इतना रुपया रोज ही चाहिए और मेरे को इतना टाइम का खाना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला कहानी चलता है। तो इसका भी शर्त रहता है कि मैं काम करूंगा तो केवल और केवल किधर काम करूंगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम में। किस में काम करूंगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम में। और अकेले काम नहीं करूंगा। मेरे डीएनए बनाना है ना, तो मेरे क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पास एक और एंजाइम की जरूरत पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। किसका जरूरत पड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। यहाँ तक क्लियर है? अब यदि यहाँ पास एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला भी तो मेरे को चाहिए। तो वो सभी क्या होते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा है ना, जैसे एडेनिन का उल्टा क्या है? थाइमिन होगा। साइटोसिन का उल्टा क्या होगा? ग्वानिन होगा, ठीक है। फिर ग्वानिन का उल्टा क्या होता है? साइटोसिन होता है। थाइमिन का उल्टा क्या होता है? एडेनिन होता है। तो ध्यान से समझना, टीटीपी हो सकता है थाइमिन ट्राईफॉस्फेट, जीटीपी हो सकता है ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, और सबके आगे डी 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 डीऑक्सी थाइमिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट। समझ आ रहा है कि नहीं? तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट बोल रहा हूँ। ये एन मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार का हो सकता है आपका? 4 प्रकार का। एजीसीटी डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 ही चीज होता है ना। तोता थोड़ी उड़ रहा है सबका। समझ आ रहा है ना सबको? एकदम क्लियर कट। मतलब देखो,
मेरे को इस दीवार के सामने एक दीवार खड़ा करना है, ऐसा समझो, इस दीवार के सामने एक दीवार खड़ा करना है। तो दीवार खड़ा करने वाला मिस्त्री आ गया आरएनए प्राइमर। अब वो बोल रहा है कि मैं इसी दिशा में बनाऊंगा दीवार, ठीक है। और दीवार बनाने के लिए मेरे को ईंट का ज़रूरत है, तो वो ईंट ये है, ये ईंट वो है। और मसाला क्या है, ये पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। मतलब मेरे को अब ये काम करना शुरू करेगा, एक एक ठोक को लाते जाएगा, जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा। और एक और एंजाइम आएगा, कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। वो जोड़ने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तब एक इधर से मस्त बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो एक से कितना बन गया, 2। फिर ये वाला टूटेगा, 2 से कितना बन जाएगा, 4। 4 से कितना बन जाएगा, 8। ऐसा ही बनता है, क्लियर है कि नहीं। ये नॉर्मल सा बेसिक हो गया। अब हमारा जो पीसीआर मशीन है वो कैसे, हम जो डीएनए सैंपल डाले हैं, एक डीएनए सैंपल डाले उससे बहुत सारा मल्टीपल कॉपी कैसे बनाएगा। पीसीआर मशीन को चलो बताओ किस किस चीज़ की ज़रूरत होगा। सबसे पहले पीसीआर मशीन में क्या चाहिए, पीसीआर ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जैसे जी, क्या चाहिए, पीसीआर ट्यूब चाहिए। अब इस पीसीआर ट्यूब के अंदर तुम लोग कौन कौन सी चीज़ को डालोगे, जो डीएनए सैंपल डाले थे वो निकाले थे, जिसको इल्यूजन द्वारा जी इल्यूट किए थे, जिसका क्या बनाना है, बहुत सारा कॉपी बनाना, उसको डालोगे। उसके अलावा यहाँ पास क्या डालोगे, पॉलीमरेज एंजाइम। क्या डालोगे, पॉलीमरेज एंजाइम। और क्या डालोगे इस ट्यूब में, चलो बताओ, आरएनए प्राइमर। अरे मिस्त्री को नहीं भेजोगे क्या, आरएनए प्राइमर। और इसके अलावा क्या डालोगे इसमें, क्या डालोगे, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। क्या डालोगे, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और कौन से एंजाइम डाल दोगे यहाँ जोड़ने के लिए, लाइगेज एंजाइम। क्या डाल दोगे, लाइगेज एंजाइम। इन सब को, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे। और इसको जो मशीन है, कौन सा मशीन, पीसीआर मशीन। इस पीसीआर मशीन के अंदर ऐसा हिस्सा होगा जिसके अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, अंदर डाल दिया जाएगा, क्लियर है। अब ये जो मशीन है, इस मशीन में ध्यान से समझ, थर्मोसाइक्लर बोलते हैं इस मशीन में। ये किसके ऊपर काम करता है, टेम्परेचर के ऊपर। किसके आधार पर बेस्ड होता है, टेम्परेचर के ऊपर, क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग इस मशीन को ध्यान समझना, चालू करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हम लोगों को पता है नॉर्मल हमारा जो बॉडी रहता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा चल रहा है कहानी। मान लो यहाँ का टेम्परेचर 92 हो गया तो हमारा डीएनए टूट जाएगा। ये पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा क्या, नहीं। तो हमको ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर पर भी क्या कर सके, काम कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं, हमको ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर भी काम कर सके। और वो जो, ध्यान समझना, हाई टेम्परेचर पर जो आदमी रहता है या जो जीव रहता है उसके बॉडी में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा, तो उसके बॉडी में जो पॉलीमरेज है यदि उसको निकाल दे तो काम कर सकता है मशीन के अंदर वो, ठीक है ना। गर्म झरना में एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाइटस। थर्मस एक्वाइटस, क्या नाम है, थर्मस एक्वाइटस। ये एकदम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है और इसके शरीर के अंदर क्या बनता है, डीएनए बनता होगा। क्या बनता होगा, डीएनए। तो इसके पास डीएनए पॉलीमरेज होगा और हाई टेम्परेचर पर भी इसका पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा होगा, काम। तो ध्यान से समझना, यहाँ पास से इसका पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कर लेते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। थर्मस एक्वाइटस से किया हूँ तो टी और ए क्यू का ए क्यू, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे आप यहाँ पास, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पास कौन सा एंजाइम यूज होता है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम, थर्मस एक्वाइटस पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा यूज होता है, थर्मस एक्वाइटस पॉलीमरेज एंजाइम, क्लियर है। थर्मस एक्वाइटस पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है। मशीन में, ठीक है ना, ये सबको टेस्ट ट्यूब पीसीआर ट्यूब के अंदर क्या कर दिए, डाल दिए, मशीन में डाल दिए। अब मशीन में जैसे ही डालोगे वो कितने स्टेप में काम करना शुरू करेगा, 3 स्टेप में। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। पीसीआर मशीन क्या होता है, जान डाले। पीसीआर टेक्निक में क्या किया जा रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन किया जा रहा है, मल्टीपल कॉपी बनाया जा रहा है। पीसीआर मशीन को क्या बोलते हैं, थर्मोसाइक्लर। ये टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, पीसीआर ट्यूब का। और पीसीआर ट्यूब के अंदर क्या डालते हैं हम लोग, जो डीएनए सैंपल अलग किए हैं उसको डालेंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे। क्यों टैग पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे, कि नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर मशीन के अंदर काम नहीं कर सकता। थर्मस एक्वाइटस जो तुम्हारा बैक्टीरिया रहता है उसके बॉडी से क्या निकालते हैं हम लोग, पॉलीमरेज एंजाइम, और उसका नाम क्या रख दिया, टैग पॉलीमरेज। थर्मस का टी, एक्वाइटस का ए क्यू, टैग, क्लियर है, ऐसा नाम रखा गया। फिर क्या डालेंगे, आरएनए प्राइमर, जो सदैव कैसे काम करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में, क्लियर है, उसको डालेंगे। फिर डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट डालेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। फिर हम लोग कौन सा एंजाइम डालेंगे, लाइगेज एंजाइम। इन सब को डाल दिए।
इन सब को डालने के बाद पीसीआर मशीन में 3 चरण में काम होगा। कितने चरण में काम होगा? 3 चरण में। सबसे पहला चरण रहता है क्या? डीएनए का विकृतीकरण। क्या होता है? डीएनए का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या करना? विकृतीकरण करना। क्लियर है? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है? दूसरा होता है आपका तापाणु शीतलन, तापाणु शीतलन, एनेलिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनेलिंग। क्या बोलते हैं? एनेलिंग। और तीसरा होता है प्रसार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। सेम टू सेम ऐसी चीज याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। सबसे पहले होगा क्या? डीनेचुरेशन, एक होगा क्या? तापाणु शीतलन, और तीसरा होगा क्या? प्रसार। याद रखना, दाई वो ये दे, ठीक है? डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। पीसीआर मशीन में डालेंगे तो दाई करके चिल्लाएगा। कौन? डीएनए। डीनेचुरेशन होगा, एनेलिंग होगा, और डीनेचुरेशन होगा, एनेलिंग होगा, और क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सबका टेम्परेचर तुमको याद रखना है। डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर काम होता है? 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तापाणु शीतलन होता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना? 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और प्रसार होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है कि नहीं? अब इन तीनों प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है, शुरू करें। ठीक है, मशीन के अंदर जैसे तुम लोग डीएनए का सैंपल डाले, वो जो डीएनए का सैंपल है ऐसा है, ये आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, समझ रहे हो? फिर थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन जो भी है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? थायमिन है। ग्वानिन का उल्टा साइटोसिन है, साइटोसिन का उल्टा ग्वानिन है, थायमिन का उल्टा एडेनिन है। और आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले जब डीनेचुरेशन प्रोसेस चलता है, डीनेचुरेशन प्रोसेस चलता है तो हाइड्रोजन बंध टूटता है। कौन सा बंध टूटता है? हाइड्रोजन बंध टूटता है। क्लियर है? और ध्यान समझना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर काम करेगा? 92। अब ये दोनों, ध्यान समझना, ये दोनों के दोनों खंड क्या हो गए? दोनों चेन क्या हो गए? अलग हो गए। दोनों चेन क्या हो गए? अलग हो गए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डीएनए का विकृतीकरण। क्या बोलते हैं? डीएनए का विकृतीकरण। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। क्लियर है ना? डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। यहाँ तक क्लियर है? हाइड्रोजन बंध क्या हो गया? टूट गया। पहला प्रोसेस यहाँ तक क्लियर है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 92। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। क्लियर है कि नहीं? दूसरा प्रोसेस होता है आपका एनेलिंग। क्या होगा? एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होगा? ध्यान से समझना, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ेगा। कौन आकर के जुड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये देखें, अब दूसरा प्रोसेस जब चल रहा है तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? एनेलिंग। क्या बोल रहा हूँ? एनेलिंग। तो यहाँ पास क्या होगा? ये दो ठोक खंड है ना ऐसे, ठीक है। ये 5 प्राइम से क्या है? 3 प्राइम। क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो 5 प्राइम से क्या रहेगा? 3 प्राइम। इसके जस्ट अपोजिट आरएनए क्या लगा है? प्राइमर लगा है। ये 5 प्राइम है तो इसके सामने 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम। 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम, 5 प्राइम से क्या रहेगा? 3 प्राइम। ये क्या है? आरएनए प्राइमर। कौन आकर के जुड़ गया? आरएनए प्राइमर। और जब आरएनए प्राइमर आकर के जुड़ेगा तो इसके सामने में कौन आ जाएगा? पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम भी आकर के जुड़ेगा, और यहाँ पास डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी आएगा जो तुम लोग डाले थे। क्लियर है कि नहीं? ये कौन सा टेम्परेचर पर हो रहा है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठंडा कर रहे हो जी, इसको तापानु शीतलन बोल रहे हैं। हाई टेम्परेचर था 92, उससे कम लाए हो ना, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर रही हो? कम। क्लियर है कि नहीं मयंक? समझ आ रहा है? ठीक, तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया। तो अब ये काम ध्यान समझना, ये आकर के केवल जुड़ा है लेकिन काम करना शुरू किया है क्या? नहीं। ठीक है, मिस्त्री एकदम तैयार हो गया जी, कैंचा वैचा पकड़ लिया है, ठीक है, मसाला ला करके बोल दिया, मसाला वसाला सब डाल दिया। अब ध्यान समझना, यहाँ पास अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ये जो पॉलीमरेज एंजाइम रहेगा ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्या होगा? एक दिशा में, इस दिशा में, और एक इस दिशा में। क्या बन गया आपका? डीएनए का फिर से एक खंड। तो कितना? एक डीएनए से कितना डीएनए बन गया? 2। कितना डीएनए बन गया?
2 डीएनए, कितना बन गया 2 डीएनए। और ये जो प्रोसेस होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पास एक्सटेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है एक्सटेंशन, प्रसार हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं एक्सटेंशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, सबसे बेस्ट टेम्परेचर पर काम करता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सटेंशन होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब पीसीआर टेक्निक का क्या महत्व है, पीसीआर मशीन के द्वारा, ठीक है ना, जितना भी आपका क्राइम हो रहा है उस अपराध को रोक सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग होता है। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। और सब लोग सबसे ज़्यादा अभी पढ़े होंगे आरटीपीसीआर टेस्ट। जब कोविड चलता था तो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता था, तो उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भेजा जाता था। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म बताओ तो। आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आरटीपीसीआर टेस्ट सुनते थे ना, तो कोविड का जो वायरस रहता था, कोविड का जो वायरस रहता था, वायरस के अंदर क्या है आरएनए है। आरएनए को किस में कन्वर्ट करते थे डीएनए में। फिर डीएनए का पीसीआर मशीन के अंदर क्या किया जाता था आवर्धन किया जाता था, फिर पता चलता था। क्लियर है कि नहीं कि इसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, इसमें इतना कम इन्फेक्शन है। क्लियर है। तो आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म जान डालोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तुम लोग को आरटीपीसीआर और जीन क्लोनिंग में क्या करना है अंतर करना है। एनसीईआरटी में ये वाला जो डायग्राम है इसको देखो तो, ठीक है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम थोड़ा सा देखना ना, ठीक। जैसे कि ध्यान से समझना, ये डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है। ये क्या होगा, सबसे पहले टेम्परेचर देंगे, हीट डीनेचुरेशन प्रोसेस होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो कितने भागों में टूट गया 2 भागों में। कितने भागों में टूट गया 2 भागों में, 2 भागों में टूटा है। उसके बाद एनेलिंग प्रक्रिया होगा। एनेलिंग प्रक्रिया में कौन आकर के जुड़ेगा प्राइमर, 5 प्राइम से 3 प्राइम में, 5 प्राइम से कितना 3 प्राइम में, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। और यहीं पास आकर के कौन जुड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। कौन टैग पॉलीमरेज। और साथ ही साथ डीएनटीपी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ये आकर के जुड़ेगा। ये सब आएंगे जुड़ेंगे और इधर एक चेन बनेगा, इधर एक। क्लियर है। तो डबल स्टैंडर्ड वाला कितना डीएनए बन गया 2। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं एक्सटेंशन। और यदि ऐसा चक्र 30 बार चला, कितने बार 30 बार, तो लगभग 1 बिलियन के आसपास आपका क्या बन जाएगा डीएनए बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये कंप्लीट हुआ क्या आपका पीसीआर मशीन। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है चलो बताओ। सबसे पहले डीएनए का खंड को क्या करना अलग करना, उसके बाद उसका क्या करना उसको कट करना और उसको क्या करना अलग करना। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद क्या है इसका विस्तार करना, जो प्राप्त डीएनए खंड है उसका क्या करना विस्तार करना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, अब ये जो हमारा वांछित जीन है उसको हम लोग बहुत सारा कॉपी निकाल लिया। अब हम लोग कितना भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग वांछित जीन को क्या करेंगे, जो वाहक रहेगा वेक्टर उसके साथ क्या करेंगे जोड़ेंगे और किसका निर्माण करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।